बात नहीं है कि विकास के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांग ले। उनका पूरी पैदाइश ही भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पे भीख मांगने से हुआ है। तो विनय जी, आप इतना बेबाकी से बोलते हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? सत्ता से सीधा सीधा आप लोहा ले रहे हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं योगी जी से नहीं डरता, मैं मोदी जी से नहीं डरता, ना उनकी पूरी वानर सेना से डरता हूँ। 19 को आएंगे और डॉक्टर कफील खान को अपने साथ लेके जाएंगे। देखते रहिएगा। आगामी हमारे यहाँ पे उत्तर पे अपना बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल चुनाव है, तो कुछ तो मुद्दे चाहिए। वो ये नहीं दिखा सकते ना कोरोना में हमने लाशें गिराई, वो ये नहीं दिखा सकते कि वेंटिलेटर नकली थे, वो ये नहीं दिखा सकते पीएम केयर में 6000 करोड़ रुपए से हमने विधायक खरीदे, सांसद खरीदे। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ से। आज 5 अगस्त है और हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हैं। हमेशा की तरह विनय दुबे जी मुंह उठा के मुंबई से प्रयागराज चले आते हैं और कहते हैं कि इस बार लास्ट डेट है और कफील खान को रिहा करा लेंगे। तो आइए जानते हैं इस बार क्या हुआ। जय सिया राम विनय दुबे जी। जय श्री राम सर। आज सुबह से ही हम लोग थे हाईकोर्ट में। आज लगभग सारी प्रक्रियाएं देखी गई हैं सामने से। एक चीज़ अच्छा लगा कि आज जो जस्टिस मिश्रा जी और जस्टिस मिश्रा की जो कोर्ट नंबर 48 में जो सुनवाई हुई है वो बेहतरीन थी। एक तरह से आज हमारे लिए निराशा है, लेकिन फिर भी एक जज की जो कीमत होती है, एक जज जो हकीकत में इंसाफ करने में विश्वास रखता है, वैसे आज जज के दर्शन वहाँ पे हुए हमें। सबसे खूबसूरत ये बात थी कि जज साहब ने सरकार को फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो एडवोकेट जनरल वहाँ पे आए हुए थे, उनको आज फटकार लगाई गई है कि आप हर तारीख पे बार बार कोई एक्सक्यूज़ लेके तारीख ना बढ़ाएं। जज साहब ने बहुत स्ट्रिक्टली सरकार को गाइडलाइन इशू की है, उनको एक नियम बताया है कि अगर अगली तारीख जो 10 दिन इन्होंने मांगे थे एडवोकेट जनरल ने, तो वो उनको दी गई है। अगली तारीख उनको 19 अगस्त को मिली है। 19 अगस्त को जज साहब ने बहुत क्लियर कहा है कि आप चाहे जो करें। योगी सरकार को बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि आपको जो करना है कर लीजिए, जितने पेपर जमा करना है करिए। 19 तारीख को फाइनल जवाब, फाइनल रिजल्ट इस केस में हम दे देंगे। मेरा प्रयास इसी के लिए था कि एक डेडलाइन तैयार की जाए। जो मैं पहली बार जब मुंबई से आया था, जो बाकी मैंने चीफ जस्टिस से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक डेडलाइन आप तैयार करिए कि इस तारीख के बाद फैसला आगे नहीं जाएगा या सुनवाई नहीं टलेगी। तो वो कहीं ना कहीं आज मुझे केस में देखने मिली और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो मेहनत की है आउट ऑफ द कोर्ट जाके, जिस तरह से सरकार पे एक दबाव या एडवोकेट पे मतलब आप कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय से जो हमने निवेदन किया है कि सर इसको एक टाइम बाउंड बना दीजिए, तो वो टाइम आज उन्होंने जज साहब ने डिक्लेयर कर दी है कि 19 तारीख को फाइनल हियरिंग होनी है। इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार को जो भी अपना पक्ष रखना है इस मामले में वो रखे, अदरवाइज जज साहब जो है इस मामले में अपनी सुनवाई दे देंगे। और जिस तरह से आज आर्ग्यूमेंट हुई है, 99% या 100% मुझे ये उम्मीद लग रही है कि 19 तारीख को फाइनल जजमेंट आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है या फिर कोई ऐसी अड़चन होती है तो सोमवार को मैंने कोशिश की है, हमारी टीम से बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दायर करने वाले हैं। क्राउड फंडिंग को लेके पिछली बार आपने कुछ चीज़ों के रिप्लाई किए थे कि आप उस पर अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, वकीलों पे केवल पैसे खर्चे करेंगे, और आपने इसके लिए सबूत देने के लिए कहा था कि मैं इसको आपके मुंह पे मार के दिखाऊंगा। तो आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे मुंह पे मार दीजिए, आप उसका सबूत दीजिए कि वो जो पैसे आ रहे हैं लोगों के, वो कहाँ जा रहे हैं। आप लेके आए हैं इस बार मुंबई से? मुझे पता था आप ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि मैं मुंबई घूमता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश आता हूँ, बहुत सारे पत्रकार मिलते हैं, लेकिन आप जैसा बेबाक पत्रकार जो मेरी मुंह पे बेइज्जती कर देता है सवाल पूछ के, तो आज मैं लेके आया हूँ। मुझे मालूम था आप ये सवाल, ये उंगली मुझे करेंगे, इसके लिए मैं आज आपके लिए ये स्टेटमेंट लेके आया हूँ। मैं सर को बताना चाहूँगा, ज़रा अपना कैमरा जूम करिएगा। ये 9594394948, ये आप यहाँ पे कैमरा जूम करके देख सकते हैं। जो मैंने पेटीएम गूगल पे नंबर दिया था, ये नंबर इसमें अटैच है। प्लीज़ आप इस पर थोड़ा जूम करिएगा। ये मेरी उंगली जहाँ पे है, इस पर आप नंबर दिखाइए, 9594394948। ये नंबर मैंने पब्लिकली अनाउंस किया था, ये अकाउंट उससे अटैच है। आपको स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। ये पहली पासबुक फुल हो गई थी, ये दूसरी पासबुक है। 18 तारीख के समय 1,25,700 कुछ रुपए बैलेंस थे। उसके बाद लगातार लोगों के पैसे आते गए। आपको लग रहा था ना लॉकडाउन में मुझे लाखों रुपए डोनेशन आया है। जी बिल्कुल। अमाउंट देखिए, 5 रुपया,
300 रुपया, 10 रुपया, 5,000 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, इस तरह की ये स्टेटमेंट्स है। और अगर आप नाम देखना चाहें तो इसमें आपको बहुत सारे हिंदू भाइयों के आपको नाम दिख जाएंगे जिन्होंने कफील खान के लिए, रिहाई के लिए ये पैसे इसमें भेजे हैं। आप दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये विड्रॉल वाला सेक्शन है। इसमें आप देखेंगे एक भी विड्रॉल अभी तक मैंने इसमें से नहीं निकाले हैं पैसे। ये देख सकते हैं आप, विड्रॉल वाले पे भी आप फोकस करिए। ये देखिए, ये टोटल विड्रॉल का जो सेक्शन है ये खाली है। ये मैं पासबुक आपको दिखा रहा हूँ, सारा विड्रॉल खाली है, इसमें से 1 रुपया नहीं निकाला गया है। ये देखिए, अमाउंट भी अगर आप देखेंगे तो ये 10 रुपया है, ये 5 रुपये की एंट्री आई है, 11 रुपया किसी ने भेजा है, 50 रुपया किसी ने भेजा है। तो इस तरह की मदद आई है लोगों की तरफ से। और विड्रॉल आप देखते जाइए, बस विड्रॉल पे आप फोकस करिए। लोग कहते हैं ना कि मैं वहाँ जहाज़ों में घूमता हूँ, 5 स्टार होटल में रुकता हूँ, आप भी तो वही आरोप लगा रहे थे। जी बिल्कुल। बट वो पैसे निकाले ही नहीं गए तो खर्चे कहाँ से हुए? सारे पैसे अकाउंट में जमा है। ये अकाउंट स्पेशली इसके काम के लिए रखा गया है। एक एक एंट्री की मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ आज। देखिए विड्रॉल देखिए पूरा खाली है। जो लास्ट बैलेंस है इसमें, आप यहाँ पे मैं बोलूँगा कैमरा जूम करके दिखा दें, 1,59,362 रुपीज़ टोटल इसमें आए हैं। ये आपका स्टेटमेंट, जो लोग कहते थे कि विनय दुबे चंदे से अय्याशी कर रहा है, आपको पूरा विड्रॉल का मैंने जगह दिखाया। एक जगह भी अगर आप मुझे इसका दिखा दे कि हाँ भाई ये विड्रॉल मैंने किया है, इस अकाउंट से पैसे निकाले हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो आप जो सजा देने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूँ। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी है, 1989 के बाद दोबारा किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो आप विनय जी हिंदू ब्राह्मण हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको भी यहाँ से प्रयागराज से कम वहाँ जाना चाहिए, जो कि केवल 165 किलोमीटर दूर है? देखिए मुझे गर्व है, जो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो न्याय आज जो भी हो रहा है अयोध्या में, सारे लोगों ने उनका सम्मान किया है। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा देश के हमारे जो मुस्लिम भाइयों हैं, जिन्होंने खुले मन से इसका स्वागत किया इस फैसले का। और आज आप अगर अयोध्या की जो 200 लोगों की लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक 20% वहाँ के लोकल जो मुस्लिम भाई हैं उनको इन्वाइट किया गया है। यही हमारी भारतीय एकता है। और रही बात मैं अयोध्या जाऊँ या वहाँ दर्शन क्यों नहीं करने गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरा देश प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या में बैठा हुआ है। मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि एक जीता जागता हुआ इंसान जो है, जो जिंदा है अभी लेकिन बेगुनाह होने की वजह से जो प्रताड़ना सह रहा है, तो मेरा हिंदू धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जो मुझे सिखाया है कि अगर कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो उसको पहले मदद करो। तो उस ज्ञान से या उस नियम के हिसाब से मैं आज इलाहाबाद बैठा हूँ। और जिस दिन भी मुझे प्रभु श्री राम अयोध्या बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊँगा। कई लोगों ने आपत्ति की थी इस समय शुभ मुहूर्त नहीं चल रहा है, और उस मुहूर्त के ऊपर भी जन्मभूमि का इस तरह से पूजन किया जा रहा है, और महामारी भी चल रही है, तो क्या इसको टाला नहीं जा सकता था बाद में? देखिए जहाँ तक मुझे जानकारी, मैं ज़्यादा इसमें नहीं रहता हूँ, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी जितना ऊपर मैं जानता हूँ, रक्षाबंधन के बाद पाचक लगता है हमारे हिंदू धर्म में, और 5 दिन का ये होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य में नहीं किया जाता। ऐसा हमारे परिवार ने हमारे सदियों से ये चीज़ बताई है कि पाचक में एक 5 दिन का ऐसा दिन होता है जिसमें कि वो सबसे अशुभ दिन होता है, उसमें कोई भी नया काम या शुभ कार्य नहीं किया जाता। बट इस समय जिस तरह से आज वो पाचक का दौर चल रहा है, हम इस समय पाचक के मध्य में हैं, वो जिसको आप मुहूर्त कह सकते हैं या समय कह सकते हैं, उसके बीच में किस तरह से ये अयोध्या का किया जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु श्री राम का खुद का काज है ये, तो वो सबके तारनहार हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था देखेंगे और सब पे एक आशीर्वाद बना के रखें, यही कामना है मेरी। इस बीच में काफ़ी लोग कोरोना संक्रमण से शिकार हो गए, जैसे कि अमिताभ बच्चन जो कि सेलिब्रिटी हैं, और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि शिक्षा विभाग में थी, उनकी डेथ भी हो गई कोरोना से पीजीआई लखनऊ में। और येदियुरप्पा, और अभी रिसेंटली आपने सुना अमित शाह जी भी कोरोना संक्रमित हैं। और जिन्होंने फैसला सुनाया था अयोध्या के ऊपर, रंजन गोगोई जी, उनको भी कल कोरोना हो गया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो लॉकडाउन किया गया था ये सही था? क्योंकि ये लोग तो बहुत अच्छी तरह से रहते थे, मास्क पहनते थे, किसी से संपर्क नहीं कर रहे थे, फिर भी इनको कोरोना हो गया। तो इससे क्या संदेश जाता है देशवासियों के ऊपर कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया ये सही में इफेक्टिव था? अगर इफेक्टिव था तो क्यों ये लोग भी शिकार कैसे हो रहे हैं जो कि अंदर थे, किसी पब्लिक के बीच में नहीं थे? देखिए ये ऊपर वाले का प्रकोप है।
आपने जो भी ज़िंदगी भर पाप किए हैं उसका फल आपको यहीं मिलेगा। एक ज़रिया, एक माध्यम होता है अपनी तरफ से ऊपर वाले की जो लाठी चलती है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना। हो सकता है मैंने भी कुछ ऐसे पाप किए हों, कल को कोरोना से मेरी भी मृत्यु हो सकती है, बट वो मेरे किए हुए कर्मों का फल है। रही बात कोरोना का लॉकडाउन को लेके करना, तो पूरी तरह से सरकार फेल रही है। मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, आपको एयरपोर्ट सील करने चाहिए थे तो आपने रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन बंद कर दिया। जब मजदूरों के लिए आपको व्यवस्थाएं करनी थी तब आप 5 स्टार अस्पतालों में वहाँ से फ्लाइट से लोगों को विदेश से लेके आ रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया लोगों को यहाँ पे रखे। तो सरकार का तो नियत ही नहीं था कि लोगों को बचाना, वो तो चाहती हैं कि जनता मरे, पॉपुलेशन कम हो, और इसको लेके जो उन्होंने तैयारियां की थी आज वो खुद उसी जाल में फंस रहे हैं। आज समझिए कैबिनेट मिनिस्टर की अगर मृत्यु होती है तो आप समझ सकते हो उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत होगी। जो अपने मंत्रियों को नहीं बचा पा रहा है वो आम जनता को बचाएगा। देश का गृह मंत्री जो कहता है कि भाई आप आरोग्य सेतु ऐप रखो, आपके आसपास लोगों को जो कोरोना है वो उसमें दिखेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह जी ने आरोग्य सेतु ऐप नहीं रखा था या मास्क का पालन नहीं किया था? जब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं और पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो आम जनता को नसीहत देके मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जोक है। जो पालन आप खुद नहीं कर पा रहे, वो चाहते हैं कि आम जनता, जो गरीब जनता है, वो करे। तो ये अपने जाल में खुद फंस रहे हैं और ऊपर वाले के यहाँ देर है। इन्होंने जो गलतियां या पाप की हैं उसकी सजा यहाँ मिलेगी। इस भूमि पूजन के ऊपर अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक न्यूज़ चैनल पे आके बताया था कि बीजेपी क्रेडिट ले रही है, जिसने कुछ किया भी नहीं है। और जिनका उन्होंने नाम लिया, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अशोक सिंघल, ये सब लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था कि मंदिर बन जाए, और बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ अड़ंगे लगाए थे। और अभी जो सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि इस समय जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? बिहार चुनाव को देख के हो रहा है, या आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है सबके अंदर में कि पूजन हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए, जबकि भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं है किसी भी तरीके से? सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि विकास के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांग ले। उनका पूरी पैदाइश ही भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पे भीख मांगने से हुआ है। तो वो अपना जो मुख्य बिजनेस है वो कैसे छोड़ सकते हैं? आगामी हमारे यहाँ पे अपना बिहार में चुनाव है, पश्चिम बंगाल चुनाव है, तो कुछ तो मुद्दे चाहिए। वो ये नहीं दिखा सकते ना कोरोना में हमने लाशें गिराई, वो ये नहीं दिखा सकते कि वेंटिलेटर नकली थे, वो ये नहीं दिखा सकते पीएम केयर में 6000 करोड़ रुपए से हमने विधायक खरीदे, सांसद खरीदे। तो कहीं ना कहीं हमें उस मुद्दे से भटकाने के लिए एक मुद्दा चाहिए जो कि इस समय आस्था का विषय है। पूरा देश अपने धर्म के लिए जीता है, चाहे किसी भी मजहब को हो, उसके लिए उनका धर्म सबसे ऊपर होता है। और यही कमजोरी देश की है, जो आज देश की हालत जो खराब हुई है उसका कारण है मुख्य। हमें जब अस्पतालों की बात करनी चाहिए तो हम मंदिरों में व्यस्त हैं, प्रभु के नाम ले रहे हैं। इस समय अगर आपके बच्चे को बीमार हैं तो आप मंदिर क्यों नहीं? अमित शाह जी क्यों मंदिर नहीं चले गए? वो क्यों जाके मैदानता में जाके बैठे हैं? उनको क्या अपने सरकारी अस्पतालों पे विश्वास नहीं था? तो ये सारा चीज़ चुनाव और वोट के इर्द गिर्द घूमता है। आम जनता हमारे कोई मतलब नहीं है। और ये मुद्दा जिंदा रखने के लिए अब आगे में आप जितने भी चुनाव देखोगे उसमें ये खुल के कहेंगे राम मंदिर हमने बनाया, जबकि पूरी दुनिया जानती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तक कह दिया, जो उनके साथी हैं, उन्होंने कह दिया कि इनका 1% का भी कंट्रीब्यूशन राम मंदिर बनाने में नहीं है। लेकिन उस तरह से वो मार्केटिंग करेंगे जैसे पूरा बोझ राम मंदिर का, अयोध्या मामले का मोदी जी ने ही अपने कंधों पे उठा के इतने साल जिए हैं। उमा भारती ने भी कहा है, जिन्होंने विनाशपूर्वक कहा था एक समय मोदी जी को, उन्होंने भी कह दिया है कि ये भाजपा का बपौती नहीं है। तो देखिए अंदर से आवाज उठ रही है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, एक बहुत क्लियर संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से प्रभु श्री राम नहीं है। तो उनको अपनी औकात समझ में रखनी चाहिए। और जिस तरह से ये मार्केटिंग कर रहे हैं इसका खामियाजा आने वाले समय में आइए तो सही। चुनाव में पब्लिक जूते चप्पल, जितने मजदूर बिहार गए वो क्या लगता है आपको जूते चप्पल फेंक दिए हैं? वो सब जमा करके रखे हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल दिखा वहां इतने जूते चप्पल चलेंगे कि ये भूल जाएंगे नेतागिरी करना। तो अभी तो मौसम बन रहा है, अभी तो आने तो दीजिए इनको मैदान में। थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन पूछना चाहते थे कि डॉक्टर विश्वरूप का नाम आपने सुना होगा, वो काफ़ी पीछे पड़े हुए हैं कि ये सब फ्रॉड है, ये कोरोना कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि मास्क है, वेंटिलेटर है, ये सब चीज़ें नुकसान कर रही हैं हमारे। तरुण कोठारी भी हैं जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने भी वीडियो बना के बताया है कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे अगर कोई प्रूफ कर दे कि ये कोरोना है असली में। तो ये ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर आपका क्या कहना है? और इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ कह रही है? या तो इनको एक्सपोज कर दे कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं, डॉक्टर फैटर्निटी सामने आके एक्सपोज कर दे ये लोग गलत कर रहे हैं,
इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, देश में भी हैं विदेश में भी हैं। ये दोनों नाम काफ़ी फेमस हो रहे हैं, इनके वीडियोस आते हैं और ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो क्या इनकी बातों में कुछ सच्चाई है? अगर आप कुछ इसके बारे में जानते हो तो ज़रूर बताइए। देखिए, पहली चीज़, वो डॉक्टर्स अगर वो कह रहे हैं तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना चाहिए कि आखिर वो कह क्यों रहे हैं, उनकी मंशा क्या है, या कह रहे हैं क्या वो सही है। उसको टेस्टिंग करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए हमें जो भी माध्यम है उससे क्रॉस चेक करना चाहिए। रही बात, अगर मैं इस पर कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे देखो विनय दुबे आज डॉक्टर बना हुआ है, कुछ साल पहले अर्थशास्त्री था, कुछ साल पहले सेना का ये था, आज डॉक्टर बन के घूम। मेरा वो विषय नहीं है। और जहाँ तक ये सब्जेक्ट चल रही है कि कोरोना है या नहीं है, अब कहीं ना कहीं सरकार की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनके काम करने का जो तरीका है, वो ये दिखाता है कि ये संदिग्ध हैं। कहीं ना कहीं सरकार पे क्वेश्चन उठ रही है कि भाई आप जो काम कर रहे हो क्या हकीकत में वो है? अगर कोरोना है तो अमिताभ बच्चन जी कैसे जिंदा हो गए, कैसे जिंदा हैं? अमित शाह जी अभी ठीक हो चले आएंगे, मर गरीबी क्यों रहा है? ये सारा क्वेश्चन है कि भाई क्या कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए है? और रही बात ICMR और जो वैक्सीन की बात की जा रही है, तो पूरा का पूरा वो स्कैम लगता है मुझे भी। और आगामी मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी चालू है मेरी। अगले कुछ हफ्तों में आपको मैं प्रॉपर इसकी एक विथ प्रूफ कि भाई ये मेडिसिन है तो इसकी खोज किसने की, कब की, क्या हिसाब किताब है, कोई किसको इसका फ़ायदा होगा, आम जनता को उसका क्या नुकसान होना है, सारी चीज़ें रख दूंगा। बाकी जनता डिसाइड करे। मेरा काम है जो चीज़ें सही हैं, जो हकीकत है, वो उनके सामने रखना। बट कहीं ना कहीं ये स्कैम है, ये चीज़ मेरे अंदर भी इस समय है। और मैं उनकी जो वीडियोज़ आती हैं उसका ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखता हूँ कौन है कहाँ से, बट कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी वही मेहनत कर रहे हैं जो मैं करने जाने वाला हूँ। तो विनय जी, आप इतना बेबाकी से बोलते हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? सत्ता से सीधा सीधा आप लोहा ले रहे हैं। सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है। कल जब कांग्रेस थी देश में तभी भी मैं सवाल पूछता था, आज भारतीय जनता पार्टी है तब भी पूछता हूँ। कल वापस अगर कांग्रेस आएगी फिर भी मेरे ये तेवर यही रहेंगे। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं योगी जी से नहीं डरता, मैं मोदी जी से नहीं डरता, ना उनकी पूरी वानर सेना से डरता हूँ। मैं अगर सही हूँ, मेरे को कानूनी मेरा विश्वास है, संविधान पे मेरा विश्वास है, इसके लिए मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से बोलते हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? सत्ता से सीधा सीधा आप लोहा ले रहे हैं। सवाल हमेशा सत्ता से पूछा जाता है, सरकार से पूछा जाता है। कल जब कांग्रेस थी देश में तभी भी मैं सवाल पूछता था, आज भारतीय जनता पार्टी है तब भी पूछता हूँ। कल वापस अगर कांग्रेस आएगी फिर भी मेरे ये तेवर यही रहेंगे। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं योगी जी से नहीं डरता, मैं मोदी जी से नहीं डरता, ना उनकी पूरी वानर सेना से डरता हूँ। मैं अगर सही हूँ, मेरे को कानूनी मेरा विश्वास है, संविधान पे मेरा विश्वास है, इसके लिए मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में मैं अपनी जगह सही हूँ। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, खुलकर रखने का। किसी के बाप ने या किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि वो मेरी जो संविधान के दिए अधिकार है मुझसे छीन ले। इसके लिए बेबाक हूँ और हमेशा अपनी बात इस तरह से रखता रहूँगा। जिनको मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ सकता है। स्वागत है। तो चलिए, ये थे विनय दुबे जी, जो कि अब 19 तारीख को ज़रूर यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि 3 बार वो आ चुके हैं तो चौथी बार भी ज़रूर आएंगे। 19 अगस्त को अगली डेट मिली है डॉक्टर कफील खान के केस में, शायद वो आखिरी डेट हो। और आप कुछ कहना चाहते हैं? 19 को आएंगे और डॉक्टर कफील खान को अपने साथ लेके जाएंगे, देखते रहिएगा। तो चलिए, विनय जी को पूरा विश्वास है कि 19 तारीख आखिरी डेट होगी, जैसा कि लॉयर ने भी कहा है, जैसा कि वहाँ के जज ने भी कहा है कि उस दिन फैसला आ जाएगा। तो 19 तारीख को फिर से मिलेंगे उनसे यहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। ये थे विनय दुबे जी मुंबई से। मैं आशुतोष श्रीवास्तव और कैमरामैन आकाश राय के साथ। नमस्कार।